हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ताइशु एंशिएंट माइंड के अंदर एंशिएंट रूइंस ट्रिगर हो जाती है, जिसे सेंस करके थर्ड एल्डर अपने सारे ही डिसेबल्स को लेकर के तियानशेन एकेडमी की ओर जल्द से जल्द तुरंत ही निकल जाते हैं। वहीं पे जब शी हाओ उस एंशिएंट रूइंस की स्पिरिचुअल पावर को सेंस करता है, उसे वहाँ पे कुछ फैमिलियर सी फीलिंग आती है। और तभी जब वो पास्ट में अपने मास्टर की बात को याद करता है तो उसे याद आता है कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसके बारे में मेरे मास्टर ने बताया था। इसे सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन कहते हैं। ये इनहेरिटेंस है मेरे सुप्रीम दोजो की। ये याद करके शी हाओ तुरंत ही अपने थंडर बैटल आर्मर को पहन करके उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 3000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही एंशिएंट रूइंस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर शी हाओ घुसने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उस रूइंस के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में एयर प्रेशर बाहर निकल रहा होता है। तभी शी हाओ कहता है कि अगर मेरे पास स्पिरिट मैप और इंपीरियर बैटल आर्मर ना होता तो आज मेरी बॉडी यहाँ पे कई पार्ट में इस एयर प्रेशर की वजह से बिखर चुकी होती और मैं कभी भी इस एयर प्रेशर को फेस नहीं कर पाता। ये कहते कहते शी हाओ बड़ी ही मुश्किल से उस एंशिएंट रूइंस के गेट के करीब पहुँच जाता है और बड़ी मेहनत के साथ शी हाओ फाइनली एंटर कर जाता है उस एंशिएंट रूइंस के अंदर। और तभी शी हाओ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके अपनी इमॉर्टल आई से इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे शी हाओ के सामने 6 इमॉर्टल्स के स्टैचूज होते हैं, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि इन्हें देख के साफ जाहिर होता है कि ये 6 ग्रेट एम्परर्स हैं जो कि अलग अलग एरा से बिलोंग करते हैं। तभी शी हाओ की बॉडी के अंदर से जो एनिमल स्किन होती है वो तुरंत ही शी हाओ की बॉडी से बाहर आ जाती है और वो और इमॉर्टल्स की स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि इसका मतलब ये एनिमल स्किन 6 रैलम ऑफ रीइंकार्नेशन से ही बिलोंग करती है। सच में ये हेवनली पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और ख़ास तौर से इन एम्परर्स का ऑरा। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ स्टार डोमेन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है उस एनिमल स्किन की वजह से और शी हाओ के सामने 6 इमॉर्टल्स की बॉडी आके खड़ी हो जाती है और तभी वो इमॉर्टल्स की बॉडी शी हाओ के चारों तरफ घूमते हुए उसकी बॉडी के अंदर जाके घुस जाती है। वहीं पे शी हाओ बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट भी कर देता है, मगर तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि मुझे इसे कल्टीवेट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रेट एम्परर्स की सोल बॉडी मेरी बॉडी के अंदर घुस चुकी है और मैं एक साथ भला कैसे यहाँ पे 6 एम्परर्स की हेवनली फाइटिंग स्किल को कल्टीवेट कर सकता हूँ। मगर शी हाओ अपनी पूरी कोशिश वहाँ पे करता है, मगर सडन इन 6 ग्रेट एम्परर्स की सीक्रेट हेवनली स्किल शी हाओ के ऊपर ही बैक फायर कर देती है, क्योंकि शी हाओ के पास यहाँ पे प्रॉपर स्क्रिप्चर्स नहीं होते हैं जिसे फॉलो करके शी हाओ कल्टीवेशन कर सकता था। तभी शी हाओ के सामने कई सारे इवल सोल्स आती हैं जो कि शी हाओ को पकड़ के सीधा ही उस स्टार डोमेन के अंदर से खींच करके उसे रियल वर्ल्ड में ला करके पटक देती हैं उस एंशिएंट रूइंस के अंदर। तभी हम वहाँ पे शी हाओ को देखते हैं जो कि उन 6 ग्रेट एम्परर्स के स्टैचू के सामने खड़ा होता है और उन लोगों को देखते हुए शी हाओ कहता है कि अगर मुझे इनकी हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल्स सीखनी है तो मुझे यहाँ पे इनके सारे ही स्क्रिप्चर को समझना होगा और उसे हासिल करना होगा, वरना मैं इसे सीख नहीं पाऊंगा और बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी बॉडी को स्टेबल करने लगता है, मगर सडन शी हाओ की नज़र उन 6 स्टैचू में से एक स्टैचू के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर शी हाओ के ही ब्लड लाइन का मार्क अपीयर होता है, जिसे देख करके शी हाओ की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये तो मेरी ब्लड लाइन का मार्क है, ये कहना ही था। तभी शी हाओ देखता है कि उन 6 ग्रेट एम्परर्स के पास भी सेम शी हाओ की ही ब्लड लाइन का मार्क था। शी हाओ यहाँ पे समझ जाता है कि ये सारे ही ग्रेट एम्परर्स शी हाओ के ही एंसेस्टर्स हैं, जो कि अलग अलग एरा से बिलोंग करते हैं। मगर शी हाओ को यहाँ पे
ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके एंसेस्टर यहाँ पे क्या कर रहे थे इस ताइशू एंशिएंट माइन के अंदर, और इस ताइशू एंशिएंट माइन से क्या लेना देना है शी हाओ के एंसेस्टर से। शी हाओ उनसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तभी शी हाओ के एंसेस्टर शी हाओ को कुछ विजन्स दिखाने लगते हैं उसके पास्ट के। शी हाओ उन सारे ही विजन्स को देख रहा होता है और सडन शी हाओ इंपीरियर सिटी में पहुंच जाता है। अभी वहां पे शी हाओ को आवाज आती है कि इंपीरियर सिटी कभी तबाह हुई नहीं थी, क्योंकि इंपीरियर सिटी के लोगों के पास इमॉर्टल्स की ब्लड लाइन थी। और तभी शी हाओ कहता है कि एंसेस्टर आखिर कैसे वो 7 किंग्स बॉर्डरलैंड के मारे गए और आखिर कैसे ये एंशियंट सिटी तबाह हुई थी, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत ही अपने एंसेस्टर के सामने ग्रीट करके उनसे कहता है कि प्लीज़ एंसेस्टर मुझे बताएं कि आखिर आप लोगों के साथ क्या हुआ था। ये कहने के साथ शी हाओ अपने 6 एंसेस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो लोग शी हाओ को बताएं कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उन लोगों की ब्लड लाइन को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर यहाँ पे वो एंसेस्टर कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं, मगर शी हाओ वहाँ पे टिका होता है। मगर तभी वो एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज़ करके शी हाओ को उस एंशिएंट रूइन से उठा करके बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आखिर 6 रेलम ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली पावर का इस ताइशू एंशिएंट माइंड से क्या लेना देना है। एंसेस्टर्स मैं हेवन को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हेवन एंड अर्थ के इमॉर्टल्स के साथ क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हमारी ब्लड लाइन के ऊपर लोगों ने अलग सा ही इल्ज़ाम लगा दिया है, हर कोई हमें बहुत ही घिनौनी नज़रों से देखता है। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत ही अपनी ब्लड लाइन की पावर को रिलीज़ करते हुए अपने ब्लड लाइन मार्क को अपने फोरहेड के ऊपर अपीयर करते हुए कहता है कि एंसेस्टर प्लीज़ मेरी बात को समझें, मेरी मदद करें। वहीं पे वो सारे एंसेस्टर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देते हैं शी हाओ के ब्लड लाइन मार्क को देख करके। उन्हें यहाँ पे बिलीव हो जाता है कि शी हाओ उनका ही डिसेंडेंट है। तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करके कई सारे हेवनली लेवल के स्किल के स्क्रिप्चर्स को बाहर निकालते हैं और उन सारे स्क्रिप्चर्स को निकाल करके उस एनिमल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। देखते ही देखते वो एनिमल स्किन बहुत ही तेज़ी से ग्लो करने लगती है और वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके यिंग एंड यांग स्क्रोल में कन्वर्ट हो जाती है कुछ पल के लिए। तभी शी हाओ को वहाँ पे एक झलक उसके एंसेस्टर दिखाते हैं हेवन और अर्थ के बारे में, जहाँ पे शी हाओ को पता चलता है कि ना ही फ्यूचर में हेवन बचेगा ना ही फ्यूचर में अर्थ, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का मरना तय है और हर किसी का यहाँ पे रीइंकार्नेशन होगा। सबकी डेस्टिनी सबके फेथ यहाँ पे उसके ज़िंदा होने से पहले ही लिख दिए गए थे और इसी को एंशिएंट सीक्रेट हेवनली रिचुअल भी कहा जाता है, जिसे सुन के शी हाओ के यहाँ पे होश उड़ चुके थे। मगर वहाँ पे शी हाओ अपने थंडर और फायर की पावर को रिलीज़ करते हुए वहाँ पे यिंग एंड यांग फॉर्मेशन बनाने लगता है और उसके एंसेस्टर ने जो उस एनिमल स्किन के अंदर सारे ही हेवनली लेवल की टेक्निक के स्क्रिप्चर्स को डाला था, शी हाओ वहाँ पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। मगर सडन उसके एंसेस्टर्स शी हाओ को एक और अलग सी दुनिया में लेकर के जाते हैं। शी हाओ उधर कल्टीवेशन भी कर रहा होता है और अलग से वर्ल्ड का भी नज़ारा देख रहा होता है, जहाँ पे एक समय लाइफ होती है तो दूसरे समय वॉर हो रही होती है, जहाँ पे कई सारे एंशिएंट बीस्ट भी शी हाओ को नज़र आते हैं और वहीं पे शी हाओ को कई सारे मिस्टीरियस एंशिएंट बीस्ट भी नज़र आते हैं, जिसके बारे में शी हाओ ने सिर्फ कथाओं में सुना था। वहीं पे शी हाओ खुद को भी देखता है। यहाँ पे शी हाओ ये सारी चीज़ों को देख के एकदम कंफ्यूज हो रहा था। तभी शी हाओ के सामने एक मूर्ति आती है, जो मूर्ति जैसे ही टूटती है वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ट्री में, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि आखिर ये लाइफ साइकिल क्या है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद ये इतनी ज़्यादा डीप मीनिंग है जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। शायद यही क्लासिफिकेशन है हेवनली रिचुअल का। ये कहने के साथ शी हाओ अपने 6 एंसेस्टर की अलग अलग सीक्रेट हेवनली टेक्निक्स को वहाँ पे खड़े होकर के कल्टीवेट कर रहा होता है और शी हाओ इसमें सक्सेस भी हो जाता है। फाइनली अब शी हाओ के पास 6 हेवनली लेवल की सीक्रेट
फाइटिंग टेक्निक आ चुकी थी। और तभी शी हाउ उस एनिमल स्क्रिप्चर के अंदर जितनी भी स्क्रिप्चर्स होते हैं उन सबको भी अपने बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी शी हाउ वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर, मैं ये पता बिल्कुल लगा के रहूँगा कि आखिर क्यों हमारी ब्लड लाइन को लोग इतनी बुरी नज़रों से देखते हैं, और आखिर आप लोगों के साथ क्या हुआ था, हमारी इनहेरिटेंस के साथ क्या हुआ था। क्योंकि मैं अपनी जर्नी में एक चीज़ देख पाया हूँ, हम लोगों के निशान चारों ही तरफ हैं। तभी शी हाउ उस एंशिएंट रूइन से बाहर आता है और तुरंत ही अपने लुक को चेंज करते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे उस मास्टरमाइंड के बारे में पता लगाना होगा जो कि मुझे मानना चाहता है कि आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तभी शी हाउ के सामने वू लियान तियान की एक स्लेव शिप जाते हुए शी हाउ को नज़र आती है। तभी शी हाउ कहता है कि मुझे इस ताइशू एंशिएंट माइंड के अंदर लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि मैं इस वू लियान तियान की स्लेव शिप का सहारा लूं और तियानशेन एकेडमी के अंदर एंटर कर जाऊं। साथ में अब मेरे पास तो वो लाइफ स्टोन भी आ गया है जिसे मैं वोंग फैमिली की प्रिंसेस को दे करके बहुत ही आराम से तियानशेन एकेडमी के अंदर एंटर भी कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाउ उस वू लियान तियान की स्लेव शिप के ऊपर आके बैठ जाता है, मगर शी हाउ के ऊपर नज़र वही वोंग फैमिली के एल्डर की भी पड़ जाती है। यहाँ पे वो शी हाउ से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि बच्चे, मैंने तो सोचा था कि तुम मारे जा चुके हो, मगर तुम तो अभी भी जिंदा हो। तभी शी हाउ उससे टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि सीनियर, आपसे मैंने जो वादा किया था उस लाइफ स्टोन के बारे में वो मुझे मिल चुका है, और मैं पर्सनली आपकी वोंग फैमिली की प्रिंसेस वोंग जी को वो देने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन करके वो एल्डर यहाँ पे शी हाउ को नहीं रोकता है क्योंकि 10 साल भी यहाँ पे जो पूरे हो चुके थे, और वहीं पे शी हाउ अपने बाल में उस लाइफ स्टोन को भी रखा होता है, और वो जैसे ही चमकता है वो एल्डर की भी नज़र उस पर पड़ जाती है। इसलिए वो एल्डर शी हाउ के ऊपर और भी ज़्यादा बिलीव करने लगता है और वो वहाँ पे शांत हो जाता है। वहीं पे शी हाउ कहता है कि 10 साल हो चुके हैं, अब तो तियानशेन एकेडमी में एडमिशन लेना भी इम्पॉसिबल होगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें तियानशेन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी हाउ फाइनली 10 साल के बाद आ चुका था। वहाँ पे शी हाउ कुछ कदम आगे बढ़ाता है और तभी शी हाउ को एक मिस्टीरियस सी लड़की नज़र आती है जो कि रोते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पे अब तियानशेन एकेडमी के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकते हैं क्योंकि अब ये जो एडमिशन का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। मगर तभी शी हाउ धीरे धीरे करके उस लड़की के करीब पहुँचता, मगर शी हाउ के बगल में एक लड़का और आता है जो कि शी हाउ और उस लड़की से कहता है कि बेवकूफ़, हम सब यहाँ पे स्लेव हैं और हम लोग यहाँ पे तियानशेन एकेडमी के इनर डिसेबल्स के सर्वेंट बनने के लिए अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए शांत हो जाओ क्योंकि वो सीनियर्स यहाँ पे आ करके हम लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे अपने सर्वेंट के लिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो हम सब उन इनर डिसेबल्स के सर्वेंट बन सकते हैं और तियानशेन एकेडमी के अंदर रह के अपनी कल्टीवेशन को भी कर सकते हैं। जिसे सुन करके वो लड़की शांत हो जाती है और अपने आंसू को पोंछ लेती है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूनिकॉर्न क्लैन के यंग मास्टर की, जो कि काफ़ी शानदार स्टाइल में उन सभी लोगों के सामने आता है और उसके साथ में प्रिंसेस यिंग होती हैं। मगर तभी वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो देखो, विंड क्लैन के मास्टर विजार्ड भी यहाँ पे आए हुए हैं अपने सर्वेंट को चूज करने के लिए। और तभी शी हाउ की भी नज़र विंड क्लैन के विजार्ड के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन में कहता है कि ऐसी विंड क्लैन के विजार्ड ने मुझे 10 साल तक तियानशेन एकेडमी से दूर रखा और मुझे ताइशू एंशिएंट माइंड के अंदर कैद किया था, मैं इससे बदला लेके रहूँगा। तभी वो यूनिकॉर्न क्लैन का यंग मास्टर उसी लड़की को सेलेक्ट कर लेता है एज अ सर्वेंट जो शी हाउ के सामने रो रही थी, और वो इस चीज़ को देख करके तुरंत ही एग्री हो जाती है उस यूनिकॉर्न क्लैन के यंग मास्टर की सर्वेंट बनने के लिए। और तभी हम उस प्रिंसेस यिंग को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे यहाँ पे एक एंशिएंट बीस्ट चाहिए जिससे मैं प्यार कर सकूँ। तभी ये सुन करके शी हाउ के बगल में जो लड़का आके बोल रहा था वो तुरंत ही वहाँ पे एंशिएंट टाइगर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो करके बिल्ली की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिसे देख करके वो प्रिंसेस यिंग उसे अपना सर्वेंट बना लेती है और वो तुरंत भागते हुए प्रिंसेस यिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है वोंग फैमिली की, मिस वोंग जी की, जिन्हें देख करके जितने भी लोग होते हैं
वो उनकी खूबसूरती के सामने घायल हो जाते हैं और तभी शी-हाओ की भी नज़र उन पे पड़ती है और वो भी यहाँ पे अपने लिए सर्वेंट को ढूंढने के लिए आई होती हैं। वो अपने हाथ को उठा के इधर उधर देख ही रही होती हैं, मगर सडन शी-हाओ के बाल में जो लाइफ स्टोन था, शी-हाओ उसे ब्लिंक करता है क्योंकि मिस वोंग को पहले ही पता था उस एल्डर की वजह से कि यहाँ पे कोई आने वाला है उस लाइफ स्टोन को लेके। तभी मिस वोंग जी तुरंत ही शी-हाओ को अपना सर्वेंट चूज़ कर लेती हैं। ये देख के शी-हाओ भी तुरंत ही हामी भर देता है और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।